everyone. This video is related to the President of India श्रीमती द्रौपदी मुर्मू स्पीच टू दी पार्लियामेंट। क्यों मैं ये वीडियो बना रहा हूँ एंड कैसे ये यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है, ये मैं पहले आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। एक चीज़ समझिएगा, जो प्रेसिडेंट की स्पीच है इट हाईलाइट्स द गवर्नमेंट पॉलिसी प्रायोरिटीज़ एंड प्लान फॉर द अपकमिंग ईयर। बट जो उनकी स्पीच होती है उस स्पीच में ऐसा नहीं है कि वो गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ या जो भी चीज़ें हैं वो आगे आने वाले साल की डिस्कस करती हैं। वो थोड़ा सा पीछे वाली जो भी स्कीम्स हो गए हैं उनके बारे में भी थोड़ा बहुत वो बात बताते हैं कि भाई हमने ये काम किया है। तो बेसिकली जो प्रेसिडेंट की स्पीच है वो आपकी गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ को हाईलाइट करता है, और जो गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ है वो ऑटोमेटिकली यूपीएससी की प्रायोरिटी बन जाती है। इसी चीज़ के लिए प्रेसिडेंट की जो स्पीच है उसमें जो कंटेंट है वो हमें पता होना चाहिए। इससे कई सारे आपको फ़ायदे मिलते हैं। पहली चीज़, ये आपको प्रीलिम्स के लिए आपके लिए यूज़फुल हो सकता है। दूसरी चीज़, इसमें काफ़ी सारा कंटेंट आप अपने मेंस में यूज कर सकते हैं। सीधी सी बात है यार, जब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपको यूपीएससी के जिन लोगों को फॉलो कर रहा है आपको उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। एंड यूपीएससी किसको फॉलो करेगा? सीधी सी बात है, गवर्नमेंट को फॉलो करेगा, गवर्नमेंट की स्कीम्स को फॉलो करेगा, उसी की तो तैयारी की बात चल रही है। तो ऐसे केस में ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ के कर पाएँ। ठीक है, अब प्रेसिडेंट स्पीच क्यों देते हैं? सीधी सी बात है, इसके पीछे क्या रीजन है? देयर इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 87। आर्टिकल 87 में अगर आप बात करेंगे, इट प्रोवाइड्स 2 इंस्टेंसेस जहाँ पे प्रेसिडेंट स्पेशली एड्रेस बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, तो एक चीज़ तो ये है। तो बेसिकली द प्रेसिडेंट एड्रेस बोथ द लोकसभा एंड द राज्यसभा एट द बिगनिंग ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़, जब एक नया लोकसभा मीट करता है उस टाइम पे भी वो मीट लेते हैं। तो ये इंस्टेंसेस की बात है आर्टिकल 87 में। इससे ज़्यादा मैं इसमें अभी डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि वो फिर ये वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। तो मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ, मेरा एक टोटल फोकस ये है कि मुझे प्रीलिम्स ओरिएंटेड रहना है। प्रीलिम्स ओरिएंटेड रहने के लिए मैं इस वीडियो में कई सारे जो भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की स्पीच में जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैं आपसे डिस्कस कर लूँगा। कुछ स्कीम्स मैं आपको डिस्कस करूँगा अच्छे से, कुछ स्कीम्स मैं आपके ऊपर एज ए होमवर्क छोड़ दूँगा ताकि आप उसे कर सकें। ऐसा इसलिए क्योंकि सारे स्कीम्स अगर मैं डिस्कस करने लगा तो ये वीडियो 3 घंटे से भी बड़ा बन जाएगा, तो वो मैं नहीं चाहता। मैं तो जल्दी से रैप अप करते हैं। ठीक है, पहली चीज़ शी डिस्कस्ड अबाउट द लाइक वी हैव सेलिब्रेटेड 75 ईयर्स ऑफ इंडियन रिपब्लिक। ठीक है, 75 साल हो गए। और आपको एक बात पता है कि अभी हाल में ही गवर्नमेंट ने एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया है 75 फैक्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 75 साल हो गए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बने हुए और उससे रिलेटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 75 फैक्ट्स रिलीज किए हैं। अभी तक अगर आपने इन फैक्ट्स को नहीं पढ़ा है तो मैंने इससे रिलेटेड इसका जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे ऑलरेडी शेयर कर रखा है। टेलीग्राम चैनल यूपीएससी प्रीलिम्स विथ नीलेश, इस पे आप जाएं एंड इसको जल्दी से डाउनलोड करके पढ़ डालें। 4 पन्ने के अंदर सारा कुछ हमने डिस्कस कर लिया है, तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं हम दूसरी चीज़ों पे। गवर्नमेंट प्रेसिडेंट चूँकि सी रिप्रेजेंट की भाई गवर्नमेंट की जो जो प्रायोरिटीज है उस चीज़ों के बारे में प्रेसिडेंट हैज़ डिस्कस। तो उन्होंने डिस्कस किया कि गवर्नमेंट का जो रोल है, पहला तो उनका यही टारगेट है कि हमें वी शुड बी गिविंग टू हाउसिंग टू ऑल, सभी को भैया घर देना है। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट की एक प्रायोरिटी है। दूसरी चीज़, प्रधानमंत्री आवास योजना, इसके अंतर्गत 3 करोड़ नए घर एलोकेट किए गए। ये किस मिनिस्ट्री के अंदर में है ये चीज़ बताइए आप? ये है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर में। इनका काम ये है कि जो भी अर्बन पुअर लोग हैं, मतलब रूरल पुअर की बात नहीं हो रही है, अर्बन पुअर जो भी लोग हैं इंक्लूडिंग द स्लम ड्वेलर्स, उनको घर देना। सीधी सी बात है, आवास योजना मतलब घर देना है। और ये कौन से लोग होंगे, इनको क्या बोलेंगे? तो उन्होंने बोला भैया एक है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, एक है लोअर इनकम ग्रुप, एक है मिडिल इनकम ग्रुप। ठीक है, तो इन लोगों को घर प्रोवाइड कराने के लिए ये स्कीम एग्जिस्ट करती है।
आई होप आप लोग इस स्कीम के बारे में जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो इसके बारे में पढ़ लें, बिकॉज इट हैज़ बीन डिस्कस्ड इन द प्रेसिडेंट स्पीच। स्वामित्व स्कीम के बारे में आ जाते हैं। स्वामित्व स्कीम क्या है? इट इज़ द सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्री है इसकी? क्योंकि कई बार वो मिनिस्ट्री पूछ लेते हैं यार ये स्कीम किस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, तो ये जो है ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज से रिलेटेड है। ठीक है, अब मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज से रिलेटेड है, इसका पर्पज क्या है? इसका सिंपल सा पर्पज है, दे वांट टू प्रोवाइड द रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। रिकॉर्ड ऑफ राइट्स क्या होता है? रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, देखो यार जो गांव होते हैं ना, पहले जो गांव होते थे, यहाँ पे क्या होता था, बहुत सारे लोग रहने लगते थे। ठीक है, अब रह तो रहे हैं, पुश्तों से रह रहे हैं, बट इनके पास अपने घर के लिए कोई कागज़ नहीं है। इस ज़मीन को हम नाजुल वाली ज़मीन भी कहते हैं। अब इनके लिए अपने पास घर के लिए कोई कागज़ नहीं है तो कोई भी कभी भी भगा दे, एक चीज़ तो ये भी होती है। तो इनकी जो पुश्तें रहती आ रही हैं ना, तो उसको प्रोवाइड करने के लिए भी उनको एक कागज़ देने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया। उन्होंने लैंड पार्सल्स को मैप किया और इन्होंने इसको क्या प्रोवाइड किया, दे प्रोवाइडेड देम द लीगल ओनरशिप कार्ड्स। लीगल ओनरशिप कार्ड्स, इसके चलते क्या हो गया भैया, हमारे पास अब हमारा घर है, अब हमारे पास रिकॉर्ड में भी है, तो इसके बेसिस पे हमें लोन वगैरह मिल जाएगा, तो कोई हम बिज़नेस वगैरह करना चाहें तो हम बिज़नेस वगैरह भी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी स्कीम है जो गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी उन लोगों को के लिए जिनके पास अपने घर में रहने का कोई रिकॉर्ड नहीं था। ठीक है, अब आते हैं हम अगली स्कीम पे, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम। अच्छा, यहाँ पे देखो आपने एक वर्ड मैंने यूज कर रहा हूँ, दो वर्ड में अक्सर बच्चे कंफ्यूज करते हैं। पहली चीज़ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, दूसरी चीज़ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो मैं आपको इसके बारे में डिफरेंस बता देता हूँ, बहुत सिंपल डिफरेंस है। सेक्टर है, इनका पहला डिफरेंस तो फंडिंग का आ जाएगा। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, कौन फंड करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। स्पॉन्सर्ड है तो सेंट्रल तो फंड कर ही रही है, लेकिन ये स्पॉन्सर है तो दूसरा बंदा कौन होगा? वो होगा स्टेट। ठीक है, अब फंड पूरा सेंट्रल दे रही है तो इंप्लीमेंट कौन कर रहा होगा? इंप्लीमेंटेशन। सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो है, ये जो इंप्लीमेंटेशन है ये सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम फंड तो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, लेकिन इसको जो इस पे काम करती है, जो इंप्लीमेंट करती है, वो स्टेट गवर्नमेंट करती है। और इसी चीज़ के लिए यहाँ पे कौन से सब्जेक्ट्स पे डिस्कशन होता है? प्राइमरली यूनियन लिस्ट वाले का और यहाँ पे स्टेट लिस्ट वालों का। ठीक है, बहुत बेसिक डिफरेंस है, मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ ताकि ये वीडियो छोटी बने। एक चीज़ और है, एग्जाम्पल आप समझना चाहो तो जैसे सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में ना, आपने एक स्कीम सुन रखी होगी नरेगा। तो नरेगा इज ए सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, और इसी तरीके से यहाँ पे भारत नेट हो गया या मुद्रा योजना हो गया, तो दिस इज द सेंट्रल सेक्टर स्कीम। ठीक है, इसे हम मिटा देते हैं। समझ में आ रही होगी, आई होप आपको ये बातें सारी समझ में। तो ये बस देखते जाना भी, इस वीडियो में आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, 2 बार वीडियो देख लेना, आपको खुद ब खुद सब कुछ याद हो जाएगा। देन इन्होंने ये बोला कि धरती आबा ट्राइबल विलेज उत्कर्ष कैंपेन पे बढ़िया काम चलेगा। ठीक है, धरती आबा किनको कहते हैं? बिरसा मुंडा। तो एक नाम मेरे को पता है हिस्ट्री से, मेरे को जिनके बारे में तैयार होना चाहिए, बिरसा मुंडा। अच्छे से मैं तैयार करूँगा, क्योंकि कब यूपीएससी से पूछ लेगा सवाल मुझे भी नहीं पता। तो आप बिरसा मुंडा के बारे में बहुत ही अच्छे से तैयारी कर लें, कब यूपीएससी पूछेगा आप कह नहीं सकते, इसलिए बेटर है कि तैयार कर लीजिए। अब आती है पीएम जनमन योजना। पीएम जनमन योजना क्या है? इट इज़ फॉर द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ 75 पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। ठीक है, ये 75 पीवीटीजी कम्युनिटीज़ हैं जो कि 18 स्टेट्स में और 1 यूटी में रहते हैं। कौन है वो स्टेट्स? अब यहाँ पे सवाल बन जाता है, पता है क्या है, हम अक्सर ये 18 स्टेट्स पढ़ते तो हैं, लेकिन हमको ये पता नहीं होता कौन से स्टेट्स की बात हो रही है। ठीक है, मैं आपको बस नाम गिना दे रहा हूँ, एक बार सुन लीजिए। आंध्र प्रदेश इंक्लूडिंग तेलंगाना, देन बिहार इंक्लूडिंग झारखंड, देन गुजरात, कर्नाटका, केरला, एमपी, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, यूपी इंक्लूडिंग उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, अंडमान एंड निकोबार। इनके अलावा जो भी स्टेट्स हैं वहाँ पे ये लोग नहीं रहते हैं। कभी भी यूपीएससी ये सवाल बना सकता है
कि कौन से स्टेट्स में ये लोग हैं या फिर कौन से स्टेट्स में ये लोग नहीं हैं। तो अगर आपको ये स्टेट्स नहीं पता हैं तो ये स्टेट्स याद रखें और ये भी पता रखें कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट ऑफ 2006 ये रिकॉग्नाइज करता है हैबिटेट राइट फॉर द पीवीटीजी इनके लिए। ठीक है, अब आता है आयुष्मान भारत, इसके बाद आता है पीएम जनधन योजना, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब आता है आयुष्मान भारत, ये क्या है? इट इज द सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड। अब पता है मैं क्यों ये चीज़ बता रहा हूँ आपको। यूपीएससी कभी आपको दे देगा सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, कंफ्यूज कर जाएंगे, गलती कर देंगे। ये गलती आपको नहीं करनी है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इसमें 2 मेजर हेल्थ इनिशिएटिव्स आते हैं। पहले का नाम है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। दूसरे का नाम है नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम। ठीक है, इन दोनों स्कीम इसका सब कंपोनेंट है। ठीक है, तो एक में तो आपको भैया हम आपको एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर दे रहे हैं कि आपका इलाज होगा यहाँ पे हो सके, और दूसरे में हम आपकी हेल्थ भी प्रोटेक्ट करेंगे थ्रू द इंश्योरेंस। 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस आपको मिलता है। ठीक है, उसके बाद आती है आपकी मुद्रा लोन योजना। ये इसका बड़ा फेमस नाम है, अगर आपको ध्यान होगा, फंड फॉर द अनफंडेड। ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो बन जाता है। ठीक है, तो यू हैव टू ब्रिंग द स्मॉलर इंटरप्राइजेस टू द फॉर्मल सेक्टर। ठीक है, और हम उनको क्रेडिट देंगे। क्रेडिट कैसे देंगे? क्रेडिट हम सस्ते दर पे देंगे। ठीक है, पहले जो क्रेडिट दे थे उसकी जो अपर लिमिट थी वो 10 लाख की थी, अब हमने 20 लाख कर दिया। महंगाई बढ़ दी, हमने 10 से 20 कर दिया। ठीक है, तो ये आपको बेसिकली पता होना चाहिए। और ये एक चीज़ आपको, आपका एक रोल, आपका एक इंपॉर्टेंट टास्क भी है। ये जिन जिन स्कीम्स के बारे में मैं नाम ले रहा हूँ ना, इस स्कीम्स को स्पेशली तैयार कर लेना। हम क्या करते हैं ना, हम सोचते हैं हम भाई ये भी स्कीम पढ़ लेंगे, दुनिया भर की स्कीम पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो स्कीम्स न्यूज़ में है, यही स्कीम्स तो न्यूज़ में है ना, जो ऑलरेडी आपके प्रेसिडेंट की स्पीच में आ रही है, आपके बजट में आ रही है, आपके इकोनॉमिक सर्वे में आ रही है, और कौन सी स्कीम्स पढ़ेंगे? और या फिर आपके ईयर एंड रिव्यू में है। अगर आपने ये स्कीम्स पढ़ लिया तो आपका यूपीएससी का एक भी सवाल छूटेगा नहीं स्कीम्स से रिलेटेड, बट इन स्कीम्स को अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, इसके बाद आता है पीएम विद्यालक्ष्मी योजना, फाइनेंशियल एड टू द स्टूडेंट्स ऑफ द हायर एजुकेशन। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें आपको बेसिकली ये पता होना चाहिए कि आपको एजुकेशनल लोन दिया जाएगा बैंक के द्वारा, ताकि आप हायर एजुकेशन ले सकें। सीधा सीधा सा है, त्रिभुवन कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी ये लोग इस्टेब्लिश करेंगे। यहाँ पे कोऑपरेटिव सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए घुमा फिरा के कि कोऑपरेटिव सेक्टर को इंडिया में बढ़ाना है तो उसके लिए रिसर्च भी होनी चाहिए, इसलिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात, इस साल 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ भगवान बिरसा मुंडा इज गोइंग टू बी सेलिब्रेटेड। ठीक है, तो जनजातीय गौरव वर्ष है, तो इसलिए ये इस बार का बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो यूपीएससी पूछ सकता है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। इसको इग्नोर ना करें, बिरसा मुंडा जी के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लें, ये इम्पॉर्टेंट बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, अब आते हैं हम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पे। ये आप कई बार पढ़ रखे होंगे, चूँकि आप ऑलरेडी काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं, तो और अगर नहीं भी कर रहे हैं तो आप ये चीज़ ध्यान रखें कि आपको इस स्कीम के बारे में पता होना चाहिए। बेसिक इसका ये है कि इट वॉज मेड टू प्रोवाइड कनेक्टिविटी टू अनकनेक्टेड हैबिटेशन। जैसे होता है ना गाँव वगैरह में, कई सारे आपने पतली पतली सड़कें देखी हैं, ये उसी का पार्ट है कि भैया सारे एरियाज कनेक्टेड होने चाहिए। कनेक्टिविटी होगी तभी तो लोग आएंगे जाएंगे, तभी तो यहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी। एंड दैट इज़ वाई ये चीज़ है, ये लाया इसलिए गया ताकि पॉवर्टी को घटाया जाए। अभी ये अपने फेज़ 4 में चल रहा है, जिसके लिए 70,000 करोड़ एलोकेट किया गया है। ठीक है, देन वी हैव दी हाई स्पीड ट्रेन्स इंडिया में वर्क करने लगे हैं, जिसमें 71 आर दी ऑपरेशनल। वंदे भारत आपको पता है बहुत स्पीड में चलती है, और एक नमो भारत रैपिड रेल सर्विस भी ऐड हुई है। अब ये देखो 17 न्यू वंदे भारत ऐड हो रही है, वो तो ठीक है, बट ये जो एक वाला है ना, ये तो हमें स्पेशली पता होना चाहिए कौन से रूट पे है। ये अहमदाबाद भूज रूट पे है, तो ये आपको पता होना चाहिए। सीधा सीधा पूछ देगा।
अब एक मेट्रो एक्सपेंशन की बात है कि इंडिया मेट्रो एक्सपेंड कर रहा है, तो इंडिया का जो मेट्रो नेटवर्क है इसने 1000 किलोमीटर एक्सपेंड कर लिया है, ठीक है। तो ये चीज़ इन्होंने बताया कि भैया इंडिया इज़ नाउ द थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, इंडिया थर्ड लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क है इंडिया का। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल बन जाता है कि लार्जेस्ट फिर किसके पास है, यूएस के पास है कि चाइना के पास है या कोई और कंट्री के पास, या फिर ऐसा तो नहीं इंग्लैंड के पास है। तो मैं आपको बता दूं ये एक्चुअली चाइना के पास है, दिस इज चाइना। चाइना के पास है सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क, जिसके पास 10,187 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क है। सेकंड नंबर पे है यूएसए, जिसके पास 1389 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क है। फिर आता है इंडिया, जिसके पास 1000 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क है। तो आप देख रहे हैं लगभग 10 गुना है सीधे यूएस से चाइना के पास। दैट इज़ एन अचीवमेंट फॉर चाइना एंड आई होप कि इंडिया कभी इसे क्रॉस कर पाए। बट करेंटली अगर हम देखें हमारी अचीवमेंट वाइज, तो वी आर हैव द थर्ड लार्जेस्ट मेट्रो एक्सपेंशन। ये इंडिया के लिए बड़ी ही अच्छी बात है। देन वी हैव दिस, इसके बारे में बात हुई है, वाधवन मेगा पोर्ट। क्यों बात हुई है? बिकॉज इट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट, इंडिया का पहला डीप वाटर मेगा पोर्ट है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें 76,000 करोड़ रुपए लगाए जा रहे हैं टू बी अमंग द टॉप 10 ग्लोबल पोर्ट्स। तो ये इंडिया का पहला डीप वाटर मेगा पोर्ट है। तो सब पहले एक सवाल तो यही बन जाएगा कि ये है कहाँ। ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में करके मुझे बताना कि ये है कहाँ पे। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, वेयर इज द लार्जेस्ट एंड द डीपेस्ट सी एंड रिवर पोर्ट? क्योंकि अब ये है इंडिया का सबसे लार्जेस्ट, तो अगर पूरे दुनिया की बात करें तो ये कहाँ पे है? ये है संघाई में, ठीक है। नोट करते चलना ये इंफॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको ये सारी इंफॉर्मेशन याद होनी चाहिए। दूसरी बात, ये डॉक्यूमेंट मैं हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी प्रीलिम्स विद नीलेश पे शेयर कर दूंगा, आप इसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बट ये जो वैल्यू एडिशन है ये आपको इस वीडियो में ही मिल पाएगा। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, लास्ट तक पूरा देख लेना, ताकि आपका कोई भी टॉपिक इसमें से ना रह ना जाए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 2 बार अगर आपने इस वीडियो को देख लिया ना तो आपको ये टॉपिक्स याद हो जाएंगे, आपको खुद नहीं पता चलेगा कब याद हो गए। देन कम्स उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक। एक स्टेटमेंट यूज हुआ है, इट इज नाउ द नेशन इज कनेक्टेड फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी। बट द थिंग इज दैट यहाँ पे ग्लिच है, ये तो इट्स नॉट इन कन्याकुमारी, इट्स इन कश्मीर। तो एक्चुअली क्या हो रहा है यहाँ पे, इस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है कि बेसिकली इफ़ यू विल सी, यहाँ पे जम्मू बारामूला की जो लाइन है, जम्मू बारामूला लाइन, ये कश्मीर वैली को, पहले ये कनेक्टिविटी नहीं थी, कश्मीर वैली को जम्मू तवी से कनेक्ट करता है। और जम्मू तवी से तो कनेक्टिविटी है ही पूरे इंडिया की। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि कश्मीर टू कन्याकुमारी इज नाउ कनेक्टेड। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये भी प्रेसिडेंट ने बताया है कि लाइक इन दोनों के बारे में बात हुई है, चेनाब ब्रिज एंड अंजी ब्रिज, ठीक है। चेनाब ब्रिज की बात करें, इट इज़ द हाईएस्ट रेलवे ब्रिज इन द वर्ल्ड, हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है, प्रेसिडेंट के स्पीच में भी है, तो आपको ये याद होना चाहिए। कहाँ पे है ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में पोस्ट करके बताना है, वेयर इट इज़, ठीक है। दूसरी चीज़ इससे रिलेटेड, ये अंजी ब्रिज है। अंजी ब्रिज इज़ द इंडियाज़ फर्स्ट रेल केबल ब्रिज, इंडिया का पहला ये रेल केबल ब्रिज है, ये आपको पता होना चाहिए। देन वी हैव द सिकुनला टनल, जो कि वर्ल्ड हाईएस्ट टनल है फॉर लद्दाख हिमाचल कनेक्टिविटी। तो एक सवाल बन सकता है ना कि ये भाई किसको कनेक्ट करता है, तो हम सीधे सीधे बोलेंगे भैया ये कनेक्ट करता है लद्दाख और हिमाचल को। ये ऐसे छोटे छोटे सवाल ना सीधे यूपीएससी पूछ लेता है और हमें समझ में नहीं आता है कहाँ से पूछे जा रहे हैं, तो ये यहाँ से आते हैं, ये सब गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट से ही आते हैं। एंड दैट इज़ वाई हमने ये छोटा सा इसका नोट्स बना रखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब प्रधानमंत्री, इसके बाद ये आ गया इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। विकसित भारत विजन, कब तक इंडिया को विकसित भारत बनाना है? 2047 तक। दैट इज़ द मेन थिंग, इतना आपको पता होना चाहिए। इकोनॉमिक प्रोग्रेस, अब ये सारा ना ये मेंस का मटेरियल है, आपको पता होना चाहिए। लाइक इकोनॉमिक प्रोग्रेस विद पब्लिक पार्टिसिपेशन, डिजिटल रिवॉल्यूशन, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर। 4 प्रिंसिपल्स हैं हमारे, सर्विस, गुड गवर्नेंस, प्रॉस्पेरिटी, प्राइड,
गाइडिंग मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। ये सब आप मेंस या ऐसे वगैरह में यूज कर सकते हैं। प्रीलिम्स में उतना कुछ काम का नहीं है इसमें, लेकिन 2047 तक इंडिया को विकसित भारत होना है। विकसित भारत का सीधा सा मतलब है वी वांट टू बी अ डेवलप्ड नेशन, दैट्स इट। ठीक है, इतना आपको याद रहेगा। आई होप। 8वां पे कमीशन इट हैज़ बीन अनाउंस्ड। ठीक है। 50% एश्योर्ड पेंशन अंडर द यूनिफाइड पेंशन स्कीम। ये इस साल के लिए प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिपेयर इट थॉरोली। इसमें एक चीज़ तो मैं बता दूं, घुमा फिरा के कुछ चीज़ें हैं कि आपके लास्ट जब सर्विस के, अगर आपने 25 साल की नौकरी कर रखी है और आपके जो लास्ट साल में जो आपने काम किया है, लाइक 12 मंथ्स में जो काम किया है, उसके बेसिक सैलरी का कम से कम 50% सैलरी आपको एज अ पेंशन जरूर मिलेगी। और अगर आपने 10 साल काम कर रखा है तो कम से कम 10,000 की पेंशन आपको जरूर मिलेगी। ठीक है। उसके अलावा इसकी बाकी की डिटेल्स आपको तैयार करनी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, करेंटली जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं दे आर कवर्ड अंडर व्हाट, दे आर कवर्ड अंडर द नेशनल पेंशन सिस्टम, वो इसमें आते हैं। तो वो चाहे तो इसमें शिफ्ट हो सकते हैं, लेकिन अगर उसमें एक बार शिफ्ट हो गए तो वापस नहीं जा सकते। ये इंपॉर्टेंट है। देन एक सवाल बन जाता है ना कि भाई वापस चले जाएंगे, नहीं, यहाँ पे नहीं जा सकते, इट इज़ द वन वे ट्रैफिक। देन यू हैव दिस रेरा एक्ट। रेरा एक्ट इज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द रियल एस्टेट सेक्टर। जीएसटी के बारे में बात हो तो हमेशा ही होनी है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सवाल होता है कि विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कमेंट में बताइए विच कॉन्स्टिट्यूशन, ये पूछ सकता है विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कभी भी। मैं इनफैक्ट आपको बता दूं, आपको 100 से जो अभी तक लेटेस्ट अमेंडमेंट है ये सारे याद होने चाहिए। कभी भी पूछ देगा मैच दी फॉलोइंग, सीधा क्वेश्चन आएगा, आप कंफ्यूज कर जाओगे। डोंट डू दिस मिस्टेक। ठीक है। इसके बाद देन वी हैव द सीनियर सिटीजन्स टैक्स एग्जम्पशन। देन वी हैव द उड़ान स्कीम। उड़ान स्कीम क्या है आप जानते ही हैं। इट इज़ द रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, जहाँ पे जिस जगह पे हवाई अड्डे वगैरह नहीं थे वहाँ पे भी उन्होंने हवाई अड्डे वगैरह को वर्किंग बनाया ताकि आप छोटी जगह भी कनेक्ट हो सके, नहीं तो अदरवाइज पहले मेट्रो सिटीज़ ही कनेक्टेड थी। देन वी हैव दिस केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, इसका पर्पज़ क्या है? इसका सिंपल सा पर्पज़ है कि केन नदी में जितना एक्स्ट्रा पानी हमें बेतवा रिवर में भेजना है, सिंपल सा। ठीक है। अब केन नदी जो है ये एमपी में है, बेतवा नदी जो है ये यूपी में है, और ये जो टोटल एरिया ये कवर कर रहा है ये बुंदेलखंड एरिया कवर कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे जो वाटर स्कार्सिटी का इशू है इसे हमें कवर करना है। ठीक। इसके बाद देन वी हैव रिवाइज्ड परबाती काली सिंध चंबल लिंक प्रोजेक्ट। इट विल एड्रेस द इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग नीड्स इन राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। तो पूछ सकते हैं ये कौन से स्टेट से इससे लिंकअप है एंड ऑल। तो ये सवाल आपका यहाँ से तैयार हो गया। तो ये बेसिक चीज़ें यार, इतना तो कम से कम याद आपको होना ही चाहिए। ठीक है। देन यू हैव द नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ठीक है। विमेन रिजर्वेशन मिल गया है लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज में 33%। लेटेस्ट अमेंडमेंट है। एक सवाल विच अमेंडमेंट, ये यूपीएससी कभी भी पूछ सकता है, कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है। आई वॉन्ट इट टू बी इंटरेक्टिव। इस वीडियो को देखते देखते ना ये चीज़ें तैयार करते चलिए। ये सवाल बनते हैं प्रीलिम्स के, कभी भी पूछ सकता है, आपको ये सवाल तैयार रखने हैं। देन सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में थोड़ी बहुत बातचीत है। लखपति दीदी स्कीम। ठीक है। गवर्नमेंट का ने अपना गोल जो है ये बना दिया कि भैया 3 करोड़ लखपति दीदी हमें बनानी है। लास्ट के 6 महीने में हमने 50 लाख लखपति दीदी ऐड किए हैं। कौन है ये दीदी? एक सवाल ये बन जाता है। तो पहली भी चीज़, ये लखपति दीदी जो है ना ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, कौन सी मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का ये स्कीम है। यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी विमेंस हैं उनको हम एम्पावर करेंगे और इनकी इनकम, इनको लखपति बनाएंगे, 1 लाख से ज़्यादा की इनकी इनकम कराएंगे। सिंपल सा है। ये 2023 में ये लखपति दीदी स्कीम लॉन्च हुई थी और हमने पहले सोचा था कि 2 करोड़ लखपति दीदी बनाएंगे, लेकिन अब दीदियाँ बढ़ गई हैं तो हम 3 करोड़ लखपति दीदी बनाएंगे। ठीक है। 24-25 तक, ये इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव द ड्रोन दीदी। अब दीदी के हाथ में, इट इज़ द सेंटर सेक्टर स्कीम। नमो ड्रोन दीदी वगैरह वर्ड भी यहाँ पे यूज होता है। तो हम बेसिकली क्या करेंगे कि इन दीदियों को ड्रोन दे देंगे, लो दीदी ड्रोन ले लो। ठीक है। और ड्रोन लेके
ये लोग क्या करेंगे, इसका यूसेज करेंगे, इट विल बी प्रोवाइडिंग द रेंटल सर्विसेज टू द फार्मर्स फॉर एग्रीकल्चर पर्पज, जैसे कि लिक्विड फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स वगैरह छिड़कना हुआ होता है, तो ये उनको सर्विसेज प्रोवाइड करेंगी। देन यू हैव द बीमा सखी स्कीम, बीमा सखी कैंपेन। इसमें क्या करना है, ये बेसिकली LIC की स्कीम है, ठीक है। इसमें क्या है, जो भी लेडीज़ हैं अगर वो 10th पास हैं और इनकी एज 18 से 70 तक है, तो हम इनको ट्रेनिंग देंगे और इनको बताएंगे कि भैया आपको इंश्योरेंस लोगों का कैसे कैसे कराना है। इसके लिए इनको पैसे भी मिलेंगे, इनको स्टाइपेंड मिलेगा पहले साल 7,000 पर मंथ, उसके बाद मिलेगा 6,000 पर मंथ, इसके बाद मिलेगा 5,000 पर मंथ। बट कायदे से तो उनको बढ़ाना चाहिए, बट ठीक है, चलो जो भी है। तो ये चीज़ें याद रखिए, छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब इस पे UPSC एक सवाल बना देगा कि दे आर गिवन द यूनिफॉर्म रेट ऑफ, दे आर गिवन द अमाउंट ऑफ 6,000 पर मंथ, क्योंकि 6,000 बड़ी मतलब एक कॉमन अमाउंट बना हुआ है, बट इट इज़ इन द डिक्रीजिंग ट्रेंड, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अभी से एक बार मिटा लेते हैं जल्दी से। अब इसके बाद आते हैं हम कृषि सखी। कृषि सखी हमें नेचुरल फार्मिंग प्रमोट करनी है। फार्मिंग वर्ड जब यूज आ गया तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, इट इज़ नॉट ओनली अबाउट द क्रॉप कल्टिवेशन, व्हेन देयर इज़ द फार्मिंग देयर इज़ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनिमल ऑल्सो। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, ठीक है। पशु सखी, पशु की सखी, स्ट्रेंथनिंग लाइफ स्टॉक रिसोर्सेज, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे उन्होंने डिस्कस किया कि वी आल्सो हैव द वीमेन फाइटर जेट पायलट्स। 3 वीमेन फाइटर जेट्स पायलट कौन हैं इंडिया की पहली 3 फीमेल्स, भावना कांत, अवनी चतुर्वेदी एंड मोहना सिंह, ठीक है। उसके बाद कुछ उन्होंने एजुकेशन एंड रिसर्च के बारे में भी बात की, इसके बारे में भी हम आपसे डिस्कस कर लेते हैं। इसमें उन्होंने बात की है PM विद्या लक्ष्मी स्कीम के बारे में, जहाँ पे सिंपल हम हायर एजुकेशन को सपोर्ट करेंगे। अटल टिंकरिंग लैब, ये आप जानते हैं। 1 नेशन 1 सब्सक्रिप्शन स्कीम, दिस इज इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए। 1 नेशन 1 सब्सक्रिप्शन का क्या मतलब, किससे रिलेटेड है, ये सीधा से ज़्यादा सवाल बन जाएगा कि 1 नेशन 1 सब्सक्रिप्शन क्या ये PDS से रिलेटेड है। कन्फ्यूजन हो जाएगा ना यहाँ पे, तो हम ऐसे कन्फ्यूज नहीं होना है। किस चीज़ का सब्सक्रिप्शन है, इट इज़ द सब्सक्रिप्शन रिलेटेड टू द फ्री रिसर्च मटेरियल एक्सेस, ताकि आप रिसर्च ईजिली कर सकें। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि जो बड़े बड़े पब्लिशर्स हैं, प्रोमिनेंट पब्लिशर्स, इनकी जो रिसर्च पेपर्स हैं, बुकलेट्स वगैरह हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, मेडिकल, मैनेजमेंट, सोशल साइंसेज, ह्यूमैनिटीज़, तो इन सब का एक्सेस दिया जाएगा थ्रू द पोर्टल। उस पोर्टल का नाम क्या होगा, 1 नेशन 1 सब्सक्रिप्शन पोर्टल। इसी पोर्टल के थ्रू आप मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, हमारे यहाँ पे रिसर्च का कल्चर बढ़ेगा, इसलिए ये चीज़ है। देन न्यू नालंदा यूनिवर्सिटी कैंपस कहाँ बन रहा है, सोच के बताना, और नहीं आया तो चेक करके बताना। देन वी हैव द नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, देन वी हैव द गगनयान मिशन, दिस इज द इंडियाज़ फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। इसमें क्या है, तो क्या छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। गगनयान मिशन किससे रिलेटेड कभी भी पूछ सकते हैं, इट इज़ ऑलवेज इंपॉर्टेंट। ये रेगुलर कुछ चीज़ें ना टाइम इमेटेरियल होती है, ये आज से 10 साल बाद भी इंपॉर्टेंट होगा कि इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन में क्या था, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये आज भी इंपॉर्टेंट है, ये कल भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, एटलीस्ट 4-5 साल तक तो इंपॉर्टेंट रहेगा ये, ठीक है। इट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट स्पेस फ्लाइट मिशन, पहला है तो इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है। इसमें क्या करना है, हम इसरो का गोल है कि हम 3 लोगों को, वी विल टेक द 3 पीपल वेयर टू द लोअर अर्थ ऑर्बिट। कितने दिन के लिए, 3 लोगों को 3 दिन तक यहाँ पे रखेंगे और फिर वापस लेके आएंगे, सिंपल, ताकि वो लोग स्पेस का एनवायरनमेंट स्टडी कर सकें। यही है हमारा गगनयान मिशन, ठीक है। इसरो ने 100th लॉन्च अभी रिसेंटली किया था, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली इसने लॉन्च किया था। तो NVS-02 इट वाज लॉन्च्ड बाय GSLV Mk2 रॉकेट। ये इंपॉर्टेंट रहेगा इस साल के लिए, तो इसे आप पढ़ लीजिएगा। अब इसके अलावा इसे जल्दी से मिटा लेते हैं। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी
एशिया रैंकिंग, ठीक है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी एशिया रैंकिंग, इसमें ये बताया उन्होंने कि भाई हमारी 163 इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैव बीन इंक्लूडेड। गुड थिंग इज़ दैट टॉप 100 में हमारी 7 यूनिवर्सिटीज़ इंक्लूडेड हैं। एंड आईआईटी दिल्ली का जो रैंक है वो 44th प्लेस पे है, जो इंडिया में टॉप पे है। देन वी हैव द समथिंग जिन्होंने उन्होंने बात की अबाउट द खेलो इंडिया एंड टॉप्स। इसका मेन पर्पज़ है टू बूस्ट द ओलंपिक ट्रेनिंग, लोगों को ओलंपिक्स तक पहुंचाना है। फिट इंडिया मूवमेंट, अच्छा लाइफस्टाइल से फिट रहेंगे, ये सारा चीज़ बोल बच्चा ने मोरलेस, तो इसको हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स सेंटर फॉर दिव्यांग एथलीट, ये ग्वालियर में, ये पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट डेफिनेटली बन जाता है। देन वी हैव द एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के बारे में थोड़ी सी बातचीत है। चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क, पल्सेस एंड स्पाइसेस। तो पूछ सकता है कि इंडिया की इसमें रैंकिंग क्या है। बता रहे हैं, प्रेसिडेंट भी आपको बताएं कि हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं, तो आपको कुछ और कोई डेटा पे मानना नहीं है। जो इंडिया ने बोला, जो प्रेसिडेंट ने बताया, वो सत्य है हमारे लिए, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। देन वी हैव द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम, जहाँ पे हम एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। घुमा फिरा के हम उसमें फ़ंड देते हैं, पैसा देते हैं, ताकि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सुधर सके। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर, इट इज़ फॉर द पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड नॉट दी प्री हार्वेस्ट लिख के दे देगा, आप गलत कन्फ्यूज हो जाएंगे। ये बहुत रेगुलरली न्यूज़ रहता है, आप इसको अच्छे से तैयार कर लें। देन वी हैव द नेशनल, इसके आम बातचीत है, नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स। हमें सेल्फ रिलायंट बनना है एडिबल ऑयल्स के लिए, ठीक है। देन वी हैव द नेशनल मिशन ऑन द नेचुरल फार्मिंग। नेचुरल फार्मिंग क्या होता है? सीधी सी बात है, केमिकल रहित फार्मिंग, सिंपल सा चीज़ है। फार्मिंग है, इट इज़ द केमिकल फ्री फार्मिंग इन्वॉल्विंग लाइफ स्टॉक। तो वी हैव द लाइव स्टॉक, फार्मिंग की बात कर रहे हैं, इसलिए एनिमल तो होंगे ही, और यहाँ पे हम लोकल ब्रीड ऑफ काउ को ही प्रिफर करेंगे। एंड देन वी हैव द क्रॉप सिस्टम, आप पढ़ते होंगे, आपके एनसीईआरटी में दिया होगा मिक्स्ड फार्मिंग एंड ऑल। देन वी हैव द पोलावरम इरीगेशन प्रोजेक्ट, ये इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। एक सवाल ये बनता है, कहाँ पे है, कौन सी नदी पे है? इट इज़ ऑन दी गोदावरी रिवर। दूसरी चीज़, कौन से स्टेट में है? ये आंध्र प्रदेश में है। तीसरी चीज़, गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में ये टूरिज्म सेक्टर को भी बूस्ट करेगा। और एक फेमस नेशनल पार्क है जो इस इरिगेशन प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। ये यूपीएससी का एक फेवरेट सवाल हो सकता है, विच नेशनल पार्क इज एसोसिएटेड विद दिस? उसका नाम है पापी कोंडा, ठीक है, पापी कोंडा नेशनल पार्क। ये याद रखिएगा, ये सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, आपके प्रीलिम्स के लिए आ सकते हैं, ठीक है। ये तो जनरल चीज़ें हैं बाहर की। उसके बाद देन वी हैव द मिशन मॉसन, इंडिया को गुड वे में प्रिपेयर रखना है, ताकि कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो, हम इसको हैंडल कर सकें। इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी कौन सी है? तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, प्लस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, प्लस नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फॉरकास्टिंग। ये 3 इंस्टीट्यूट्स मिलके इसको इम्प्लीमेंट कर रही हैं, ये आपको याद होना चाहिए। और तीनों ही मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंदर में आती हैं, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। अब इसके बाद अगली स्कीम है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बेसिकली हमें 75,000 करोड़ हमने दिए, लगाएंगे, मतलब 75,000 करोड़ हम इन्वेस्ट करेंगे फॉर दी रूफ टॉप सोलर पावर। तो सीधा सीधा इसका मतलब है कि एक ऐसी गवर्नमेंट स्कीम है जिसका काम है कि भैया फ्री बिजली पहुँचाएँ, और वो कैसे पहुँचाएँ? रूफ टॉप सोलर पावर के थ्रू। और यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट का रोल ये है कि अगर आप अपने घर पे, अगर आपके पास ऐसी छत है जिस पे सोलर पैनल लग सकता है, तो गवर्नमेंट 40% कॉस्ट आपको बियर करेगी आपके साथ में। इससे क्या होगा? अब देखो यहाँ पे 100% नहीं है, 40% है, बाकी 60% आपको देना है। 40% की सब्सिडी गवर्नमेंट देगी। और इस मिशन में हमने टारगेट किया है कि भैया 1 करोड़ घर में हम सोलर पैनल्स लगवाएंगे, ठीक, ये इंपॉर्टेंट था। देन वी हैव द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन।
नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, एक सवाल तो यहाँ पे यही आ जाता है कि व्हाट इज दिस ग्रीन हाइड्रोजन, एक सवाल ये बन जाता है। इन्होंने बताया कि भाई हम 8 लाख करोड़ इसमें इन्वेस्ट करेंगे। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का बेसिक पर्पज ये है कि हम ग्रीन हाइड्रोजन बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? क्लाइमेट चेंज बहुत बुरा हो रहा है, CO2 एमिशन वगैरह बहुत हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो ग्रीन हाइड्रोजन से क्या होगा कि हमारा ये जो नुकसान हो रहा है, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, ये कम होगा। सीधा सा बेसिक चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे आपको इस चीज़ को अच्छे से पढ़ लेना है, ये कभी भी इसके बेसिस पे सवाल बन सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ व्हाट इज़ ग्रीन हाइड्रोजन। सीधी सी बात है, पानी है, इसमें अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो H2 + O2 बनेगा। दिस इज द ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलिसिस करके, ठीक है। तो ये क्लीन एनर्जी सोर्स माना जाता है। यहाँ पे एक और हाइड्रोजन आता है, ग्रे हाइड्रोजन। ग्रे हाइड्रोजन में क्या होता है, जो मीथेन होता है, बेसिकली द नेचुरल गैस, ठीक है। मीथेन को हम स्टीम से रिएक्ट करवाते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन बनता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। हम क्यों हाइड्रोजन बना रहे हैं? सीधा सा मत पर्पज है कि हाइड्रोजन बनाने के बाद जब हम हाइड्रोजन ये बर्न होगा तो O2 से रिएक्ट करेगा, ये दोबारा पानी बना देगा, तो इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं होगा। एंड दैट इज़ वाई हम फोकस्ड हैं कि हम ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पे को बढ़ावा दिया जाए। दैट्स इट, इतना बेसिक्स है। इसके आगे आप खुद से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। देन वी हैव दिस व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी। अब देखो जो जो स्कीम्स आ रही है ना, जो जो इंपॉर्टेंट है फिलहाल, जो आपको याद रखना है, वो तो मैं आपसे डिस्कस करते चल रहा हूँ। लेकिन उसके अलावा जो जो स्कीम्स का नाम आ रहा है ना, आपको तैयार कर लेना है अलग से भी, ठीक है। बेसिक चीज़ें इसमें, अगर छोटी जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैं ऑलरेडी इसमें आपसे कवर कराते चल रहा हूँ। व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी की बात कर लें। यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला कि आपकी जो भी गाड़ी है आपके पास, अगर उसको 15 साल हो गए हैं अगर कॉमर्शियल है, या फिर 20 साल हो गए हैं अगर प्राइवेट है, तो इसके रजिस्ट्रेशन को रिन्यू करने से पहले, कमर्शियल, इसको से रिन्यू करने से पहले हम इसका टेस्ट करेंगे। अगर तुम टेस्ट पास करोगे तभी इसका रिन्यू करेंगे, नहीं तो बोलेंगे भैया इसको स्क्रैप में भेजो, हम तुम्हारा रिन्यू नहीं कर रहे हैं। इसका पर्पस सिंपल सा है कि हमें पॉल्यूशन घटाना है और ऑटो सेक्टर को बूस्ट करना है। दैट्स इट, ठीक है। अब आते हैं हम अगले उस पे, अगली स्कीम्स पे। देन प्रेसिडेंट ने बात की अबाउट द नेशनल सिक्योरिटी एंड ग्लोबल डिप्लोमेसी, तो हमने 2 वारशिप्स ऐड किए हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, यहाँ पे आप लोग एक चीज़ तो जानते हैं, इट इज़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बॉर्डर विलेजेस। तो क्या जितने भी विलेजेस हैं बॉर्डर पे, उन सारे विलेजेस को हमें डेवलप करना है? आंसर इज नो। दीज आर दी सेलेक्ट विलेजेस। क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे, दीज आर द सेलेक्ट विलेजेस इन 46 ब्लॉक्स ऑफ द 19 डिस्ट्रिक्ट। और कौन कौन से स्टेट्स हैं? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूटी ऑफ लद्दाख। ये याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ये इन 5 स्टेट्स के ही जो स्टेट्स विलेजेस हैं बॉर्डर पे, उसको डेवलप करने की बात हो रही है यहाँ पे। तो ऐसा मत करने लगना कि भैया सारे बॉर्डर स्टेट्स सारे बॉर्डर विलेजेस को हम डेवलप करेंगे, ये गलती कर बैठेंगे आप। डोंट डू दिस। 5 जगह है, 4 स्टेट्स एंड 1 यूटी है जिनके बॉर्डर विलेजेस को हमें डेवलप करना है। ये आपका प्री का क्वेश्चन बन सकता है, आपको ये याद होना चाहिए। देन वी हैड एक्चुअली ऑलरेडी होस्टेड द G20 समिट ब्रेक स्क्वाड। अब ये नहीं है कि हमने लास्ट ईयर ही कर दिया क्योंकि प्रेसिडेंट ने बोला है। यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाइए, चीज़ों को चेक कीजिए कि कब इंडिया ने वो किया है। जैसे कि G20 की अगर मैं बात करूँ तो इंडिया ने G20 को समिट को होस्ट किया था, लेकिन 2023 में किया था, ठीक है। थीम क्या थी? वासुदेव कुटुंबकम। वेन्यू क्या था? न्यू दिल्ली। इंडिया ने तब होस्ट किया था G20 के लिए। दैट वाज द 18th समिट। 18th समिट इंडिया ने वो किया था, होस्ट किया था। देन अगर 19th समिट की बात करें, इट हैज़ हैपेंड रिसेंटली इन ब्राज़ील, ठीक। एक सवाल है, इसके मेंबर्स आपको मुझे बताने हैं। देयर आर 19 मेंबर्स प्लस यूरोपियन यूनियन प्लस अफ्रीकन यूनियन आर इट्स मेंबर्स। ये इस पे यूपीएससी सीधे सीधे सवाल पूछ रखा है कि G20 के मेंबर्स कौन से हैं, आपको याद होना चाहिए।
नहीं याद है तो आप इसे लिस्ट बना लें और उसे अपने प्रीलिम्स के नोट्स में लिख लें और कमेंट सेक्शन में भी बताएं मुझे कि ये 19 कंट्रीज़ कौन सी हैं। देन वी हैव, अब देखो हम कैसे चूज करते हैं कि कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमें तैयार होनी चाहिए। वो चीज़ें जो न्यूज़ में हैं, प्रेसिडेंट ने बोला है भैया तुम्हारा तैयार होना चाहिए। देन वी हैव द ब्रिक्स। ब्रिक्स की पहली समिट कहाँ हुई थी? यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछ रखा है। तो येकाटेरिनबर्ग रशिया में हुई थी। इंडिया ने होस्ट कब किया था? इंडिया ने 2021 में होस्ट किया था वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू, उस टाइम पे क्योंकि कोविड चल रहा था। लेटेस्ट जो हुई है वो रशिया में हुई है। तो बेसिकली प्रेसिडेंट के स्पीचेस सिग्निफाई कर रहा है कि हमने इन सब के समिट होस्ट कर रहे हैं, तो मतलब हम डिप्लोमेसी में अच्छा कर रहे हैं, हम नेशनल सिक्योरिटी के लिए अच्छा कर पा रहे हैं। प्रेसिडेंट का इंडिकेशन ये है। प्रेसिडेंट ने अगर ये चीज़ मेंशन की डजंट मीन कि वो लास्ट ईयर हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देन कम अबाउट द क्वाड। क्वाड के मेंबर्स आप जानते ही हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड यूएसए। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ ब्रिक्स के मेंबर्स भी आपको पता होना चाहिए कौन कौन से हैं। पहला तो ब्रिक्स ही है, मतलब कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इसके अलावा कुछ नए मेंबर्स भी ऐड हुए हैं। कौन कौन से हैं? पहला है इजिप्ट, दूसरा कलर ले लेते हैं, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान। नोट करते जाइएगा, ये सब चीज़ें आपके नोट्स में होनी चाहिए, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी आपको। यूएई, क्योंकि काफ़ी सारा जो रिलेवेंट है ना प्रीलिम्स से रिलेटेड, उतना ही आपको मैं बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा नहीं बताऊँगा। इसीलिए ये कंटेंट में बनाने में मुझे टाइम लगा, क्योंकि मैंने उतनी ही चीज़ें बताई हैं जितनी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है पढ़ने की। तो इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, यूएई, इंडोनेशिया, ये आपको पता होना चाहिए। 2025 की समिट, अब यहाँ पे हम आ जाएं अगर दोबारा क्वाड पे, अब हम इसे मिटा लेते हैं। अब हम क्वाड की बात कर लें, अगर क्वाड की बात कर रहे हैं तो 2025 में इंडिया होस्ट करेगी क्वाड को। 2025 में, 2024 में यूएसए ने किया था, 2025 में इंडिया करेगी। अब आता है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर वॉज शेयर्ड ग्लोबली। ये चीज़ प्रेसिडेंट ने बताई। व्हाट इज़ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर? सीधी सी बात है, इट इज़ डिजिटल। समझने की कोशिश करना, कभी ना समझ में आए ना तो उसको वर्ड्स को तोड़ना सीखिए। इट इज़ द डिजिटल, इट इज़ द इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इट इज़ पब्लिक ऑल्सो। तो सीधी सी बात है, जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है जो पब्लिक के लिए काम में आ रहा है, दैट इज़ द डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। एक देसी भाषा में हम इसे ये कह सकते हैं, ठीक है। तो इट रिफर्स टू द प्लेटफॉर्म, ये उन प्लेटफॉर्म्स को सिग्निफाई करता है विच आर यूज्ड फॉर वेरियस थिंग्स सच एज द डिजिटल आइडेंटिफिकेशन। डिजिटल आइडेंटिफिकेशन, इंडिया में क्या डिजिटली आइडेंटिफाई करने के लिए आपको? आधार। इट इज द प्लेटफॉर्म दैट इज दे आर दोज प्लेटफॉर्म, कलेक्टिविटी ऑफ दोज प्लेटफॉर्म्स सच एज डिजिटल आइडेंटिफिकेशन, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, पेमेंट के लिए हम क्या यूज करते हैं? यूपीआई, एंड डेटा एक्सचेंज सॉल्यूशंस। डेटा एक्सचेंज सॉल्यूशंस सच एज, किसके थ्रू हम डेटा एक्सचेंज करते हैं? गवर्नमेंट वाली, डिजी लॉकर। आजकल होता है ना, अकाउंट भी खुल जाता है। मैंने अभी रिसेंटली एयरटेल पेमेंट बैंक में खुलवाया है, ठीक है। तो उन्होंने बोला डिजी लॉकर में अपना आधार अपलोड करो, फिर वहाँ से तुम्हारी डिटेल लेंगे। यही चीज़ है। तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इट वाज शेयर्ड ग्लोबली। तो बेसिकली क्या है कि भाई हमारा जो सॉफ्टवेयर था, हमने इसकी सर्विस दूसरी कंट्रीज में भी थी। अब कौन सी वो कंट्रीज? दे आर प्राइमली द ग्लोबल साउथ, क्योंकि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का इश्यूज हैं, यहाँ पे इनकी टेक्नोलॉजी उतनी अच्छी नहीं है, एंड इंडिया इज़ द लीडिंग डेवलपर ऑल ओवर दी वर्ल्ड। तो ग्लोबल साउथ में इंडिया की टेक्नोलॉजी का बड़ा अच्छा यूज हो रहा है। दे आर द कंट्रीज सच एज अर्मानिया, सीरा लियोन, सुरीनाम, कोलंबिया वगैरह, यहाँ पे सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। हम नए एम्बेसी जो है खोल रहे हैं, ये चीज़ बताया प्रेसिडेंट ने। उसके बाद आते हैं हम हेल्थ में आ जाते हैं, ठीक है। वेट, हेल्थ में देयर इज़ द जन औषधि केंद्र, जहाँ पे जन औषधि केंद्र कहाँ है? जहाँ पे आपको मेडिसिन बहुत ही सस्ते दर पे मिलती है। देन वी हैव द आयुष्मान आरोग्य मंदिर, बेटर हेल्थ केयर के लिए ये बनता है।
मतलब मेंटल हेल्थ के लिए है ये। इंसेफेलाइटिस किसके थ्रू होता है? वायरस के थ्रू होता है। अब देखो यहाँ पे मैंने ये नहीं डिस्कस किया कि उन्होंने क्या बोला, मैंने ये डिस्कस किया जो जो वर्ड्स यूज हुआ है उनके उसमें स्पीच में, उन वर्ड्स को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया कि आपको कितना पता होना चाहिए। तो इंसेफेलाइटिस इट इज़ कॉज्ड बाय द वायरस, इतना आपको पता होना चाहिए। इसकी मॉर्टेलिटी रेट रिड्यूस हुई है 6% की। नेशनल टीबी इरेडिकेशन प्रोग्राम, तो हमारे टीबी पेशेंट्स डिक्रीज किए, उन्होंने ये बताया। अब यहाँ पे एक सवाल बन जाता है कि किससे होता है, तो भैया बैक्टीरिया से होता है। और इंडिया कब तक चाहते हैं कि हम टीबी को इरेडिकेट कर दे? व्हाट इज द गोल ऑफ इंडिया? देन इट इज़ 2025। देन यू हैव दिस यूविन पोर्टल। इसका पर्पज़ क्या है? ताकि हम ट्रैक कर सकें जो वी वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स है प्रेग्नेंट वीमेन एंड चिल्ड्रन के लिए, उसका हम ट्रैकिंग कर सकें। ठीक है। देन वी हैव सम ऑफ द मिसलेनियस थिंग्स जो कि मैंने किसी और में वो नहीं कर पाया, मतलब ऐड नहीं कर पाया, तो मैंने उसे मिसलेनियस में डाल दिया है। शी हैड डिस्कस्ड अबाउट नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। इसमें क्या है? बेसिकली नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन आप वर्ड से समझ सकते हैं। रूरल एरियाज़ में हमने लाइवलीहुड प्रोवाइड करनी है। किस मिनिस्ट्री में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, एक चीज़ ये है। उसके बाद फिर विज्ञान धारा योजना, इसमें हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इनोवेशन के लिए ये स्कीम है विज्ञान धारा योजना। 3 स्कीम्स थी, उसको मर्ज करके एक विज्ञान धारा योजना बनाई गई है। देन यू हैव दिस पीएम स्वनिधि योजना। ठीक है, पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत वी वांट टू ब्रिंग द स्ट्रीट वेंडर्स इनटू द फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम। देन डिजी लॉकर, आपको पता ही है, डिजी लॉकर में यू कैन अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स और आप कहीं से भी उसे एक्सेस कर सकते हैं। इसे प्रॉपरली माना जाता है कि दिस इज द राइट डॉक्यूमेंट। ठीक है। देन वी हैव दिस फर्स्ट एवर अष्टलक्ष्मी महोत्सव, और इसका पर्पज़ क्या है? टू शोकास द पोटेंशियल ऑफ 8 स्टेट्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट टू द इंटायर कंट्री। कहाँ पे हुआ था ये प्रगति मैदान में हुआ था, न्यू दिल्ली। तो यहाँ पे इनका कल्चर का पूरा दिखाया गया था। ये रिसेंटली हुआ था न्यू दिल्ली में। देन वी हैव दिस पूर्वोदय प्लान विल कवर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन द ईस्टर्न रीजन ऑफ द कंट्री। देन यू हैव दिस पीएम सूरज योजना। पीएम सूरज योजना क्या है? हमें बैकवर्ड सेक्शन को लोन प्रोवाइड करना है और सैनिटेशन वर्कर्स को। उसी के अंतर्गत नमस्ते योजना आती है, जहाँ पे हम सैनिटेशन वर्कर्स के लिए लॉन्च हुई है। सीधे सीधे पूछ सकता है, पीएम सूरज देख के हमारा क्या मन करेगा? हमको ये लगेगा सूरज, हम बोलेंगे भैया सूरज से रिलेटेड है, तो फिर कुछ ना कुछ सोलर पैनल से रिलेटेड होगा। वो एक आपको दे देगा कि भैया इट इज रिलेटेड टू दी डेवलपमेंट ऑफ द सोलर पैनल्स, या फिर हमें सोलर पैनल इंस्टॉल करनी है या सोलर पंप्स इंस्टॉल करने हैं, और आप वहाँ पे गलती करोगे। तो पीएम सूरज योजना जो है इट इज़ टू प्रोवाइड द इजी लोन्स टू दी बैकवर्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ताकि ये लोग अपना डेवलपमेंट कर सकें। ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है। देन यू हैव दिस भाषिनी। ठीक है, तो इट इज़ फॉर द इजी कम्युनिकेशन इन ऑल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। ये लैंग्वेज प्लेटफॉर्म है भाषिनी, तो यहाँ पे भी सिटीजन्स वगैरह विजिट करके अपनी चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं। देन यू हैव दिस फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस जो कि इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया था। तो दैट्स इट। इतना ही काफ़ी आपको जानना कि भाई इंडिया वॉज द होस्ट। देन वी हैव द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी मीटिंग। वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी क्या है? इट इज़ रिलेटेड टू द यूनेस्को। ये लोग डिसाइड करते हैं ना कि विच इज़ द वर्ल्ड मतलब कौन सी हेरिटेज साइट ऐड करनी है, कौन सी नहीं करनी है। तो 46 सेशन जो हुआ था 2024 में, वो न्यू दिल्ली में हुआ था। अब यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ कि विच हेरिटेज साइट वॉज एडेड लेटेस्ट टू इट, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, ये इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव विवाद से विश्वास स्कीम। इट इज़ रिलेटेड टू द वॉलंटरी सेटलमेंट स्कीम। बेसिकली इनकम टैक्स डिस्प्यूट, इंस्पेक्टर कुछ बोल रहा है, आप कुछ बोल रहे हो, तो हम क्या करेंगे, जो आप बोलोगे हम उस पर विश्वास करेंगे और हम आपको छोड़ देंगे। इसका मेन पर्पज़ तो यही था। ठीक है। देन यू हैव द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। इसमें क्या है कि हम जो कंट्रीज़ के मोस्ट बैकवर्ड रीजन्स हैं, हम इसको डेवलप करेंगे। इन इट वॉज प्रेज्ड बाय यूएनडीपी। आई गॉट, ये गवर्नमेंट सेक्टर के जो भी लोग हैं जो काम कर रहे हैं उनकी ट्रेनिंग होगा के लिए आई गॉट कर्मयोगी पोर्टल है, ये इंपॉर्टेंट है। देन यू हैव दिस अटल योजना। एक सवाल बन सकता है कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। किसको कनेक्ट करता है?
मनाली और केलोंग में करता है। देन यू हैव दिस सेला टनल, कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। किसको कनेक्ट करता है? गुवाहाटी इन असम एंड तवांग इन अरुणाचल प्रदेश। देन यू हैव दिस सोनामार्ग टनल, कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर, कनेक्ट गगनवीर एंड सोनामार्ग। अब देखो क्या है इंपॉर्टेंट, क्यों मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट साहिबा ने क्या किया कि उन्होंने इन सारी चीज़ों का नाम लिया, तो ये इंपॉर्टेंट हो गए। अब उन्होंने और दूसरे टनल की बात तो की नहीं, तो मैं बाकी टनल्स क्यों पढ़ूंगा? मैं सारे टनल्स थोड़ी पढ़ने बैठूंगा मैं, लेकिन इन टनल्स को अच्छे से तैयार कर लूंगा ताकि यूपीएससी में ऐसा सवाल पूछे तो मेरा सवाल ये गलत नहीं होना चाहिए। दैट इज वाई दिस डॉक्यूमेंट इज इंपॉर्टेंट। देन यू हैव द एक पेड़ मां के नाम, ये कैंपेन लॉन्च हुआ था वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2024 में। ठीक है, अब एक आ गया, उन्होंने बताया कि इंडिया रैंक 2 इन क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स। तो ये आपका को पता होना चाहिए कि इंडिया की रैंकिंग क्या थी, सेकंड। बट यहाँ पे एक ग्लिच है, ये इंपॉर्टेंट है जानना आपके लिए। इंडिया की इसमें जो रैंकिंग है ना, इट इज़ ओवरऑल 25th। इसमें एक पर्टिकुलर कैटेगरी है, वो है फ्यूचर ऑफ वर्क। यहां पे इंडिया की रैंक सेकंड है, होता है ना इसमें अलग अलग कैटेगरी होती है, फिर देन ओवरऑल रैंकिंग। तो ओवरऑल रैंकिंग इंडिया की 25th है। तो अगर यूपीएससी पूछता है कि व्हाट इज द ओवरऑल रैंकिंग ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स, और आपने अगर ये 2 देख लिया और आपने सीधे लिख के आ गए, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो ये गलती नहीं करना है आपको। इंडिया की रैंक है 25th, नोट कर लीजिए, कभी भी पूछ सकता है। देन यू हैव दिस ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इंडिया की रैंक इसमें इंप्रूव की है फ्रॉम 76 to 39। कौन रिलीज करता है इसको? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट कौन है? फर्स्ट इज द स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड 14 साल से बना हुआ है, एक छत्र साम्राज्य। ठीक है, देन वी हैव दिस ग्लोबल, ये ग्लोबल नहीं, ये ग्लोबल होना चाहिए, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स। ये गलती हो गई है, साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स। इंडिया ने Tier 1 रैंक स्टेटस अचीव किया है इसमें। इसके 5 पिलर्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? अब देखो क्या होता है, कभी कभी ना कुछ इंडेक्स पूछ लेता है कि इस इंडेक्स के सब पार्ट्स के हैं। अब मेरे को पता कैसे चलेगा? ये वही होंगे जो या तो आपके इकोनॉमिक सर्वे में आए होंगे, या तो प्रेसिडेंट की स्पीच तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यार, उसमें ऑलरेडी उन्होंने दे रखा है। जब उन्होंने कोई चीज़ डिस्कस की तो उतना तो मेरे को तैयार करना ही करना है, कुछ तैयार करूँ चाहे ना करूँ। तो 5 पिलर्स कौन से हैं, नोट कर लीजिए। पहली चीज़ लीगल मेजर्स, दूसरी चीज़ टेक्निकल मेजर्स, तीसरी चीज़ है ऑर्गेनाइजेशनल मेजर्स, ऑर्गेनाइजेशनल मेजर्स, चौथी चीज कैपेसिटी डेवलपमेंट, एंड पांचवी चीज कोऑपरेशन। ठीक है, कौन रिलीज करता है इसे? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। ये इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। इंडिया की रैंक Tier 1 में है विथ कंट्रीज लाइक यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब इस स्कीम में अब इन्होंने जो बातें बताई उसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट थी जो कि आपको ऐसे में भी हेल्प कर सकती है, इसलिए मैंने इसे इंक्लूड कर दिया है। ठीक, अब ये आपके सामने है, लाइक जन विश्वास, जन भागीदारी, सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास, विकसित भारत, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, डिजिटल इंडिया, वन नेशन वन इलेक्शन, रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्म। होते हैं ना कीवर्ड्स, कई सारे बच्चों के आंसर्स आपको बड़े अच्छे लगते हैं। कहाँ से वर्ड्स लाते हैं? यही सब वर्ड्स तो यूज करते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जन विश्वास, जन भागीदारी, सबका साथ सबका विश्वास, सबका प्रयास, विकसित भारत। ये वर्ड्स अगर आपने ऐसे में वर्ड यूज करोगे, मेंस में यूज करोगे, तो नंबर क्यों नहीं मिलेंगे? अंत्योदय, ये एक अच्छा वर्ड है। ठीक है, देन यू हैव द न्यू मिडिल क्लास। व्हाट इज, आप इसके बारे में डिस्कस कीजिए, ये तो सोशियोलॉजी का भी क्वेश्चन बन सकता है। व्हाट इज इट? इज द न्यूली अपलिफ्टेड पॉपुलेशन। तो ये सब वर्ड्स, विश्व बंधु, ये सारी चीज़ें आपको तैयार होनी चाहिए। मतलब आपके ये मेंस में बहुत अच्छे कीवर्ड की तरह काम कर सकता है। ठीक है, अब ये चीज़ें भी प्रेसिडेंट के स्पीच में थी, बट चूंकि ऑलरेडी काफ़ी टाइम हो रखा है, तो अब हम इस वीडियो को एंड कर रहे हैं बहुत ही जल्द। तो मैं इसमें डिस्कस नहीं करूँगा, बट आपको एक चीज़ ये करना है कि आपको इसको तैयार कर लेना है। इंडिया AI मिशन, शी हैज़ मेंशन्ड, डिस्कस नहीं किया था उन्होंने भी, बहुत डिटेल नहीं दी थी, बट उन्होंने बताया था कि हम इसमें अच्छा कर रहे हैं। नेशनल क्वांटम मिशन, बायो E3 पॉलिसी, ONDC इनिशिएटिव, UPI टेक्नोलॉजी, 5G, डीप फेक। आपको टॉपिक चूज करना बता रहा हूँ कि कैसे हम चूज करना चाहिए। इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव इज 2025, तो इंडिया में कोऑपरेटिव का क्या कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, स्टेटस है, ये आपको तैयार रखना है। 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी है अब
तो फिर आपको इनके बारे में तैयार करना है, बिकॉज ही हैज़ बीन मैंशनड इन द प्रेसिडेंट स्पीच, तो इनके बारे में तैयार कर लेना, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इट वॉज द 2550 निर्वाण महोत्सव ऑफ लॉर्ड महावीरा, तो गौतम बुद्ध की बात नहीं हुई, लॉर्ड महावीरा का नाम आया है। तो इस साल आप प्रीलिम्स में अगर लॉर्ड महावीरा पे कोई सवाल देख लें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, आपको तैयार रखना है। अब इसमें आप क्या तैयार कर सकते हैं भाई, इनके जो भी लर्निंग्स थी या फिर उन्होंने कोई किताब वगैरह लिखी थी, यही सब बेसिक्स हैं। देन वी हैव दी अबाउट द संत मीराबाई, तो इनके बारे में इन्होंने क्या काम किया था। देन वी हैव दी अबाउट द सरदार वल्लभ भाई पटेल, देन वी हैव द थिरुवल्लुवर, तो इन सबके नाम आए प्रेसिडेंट की स्पीच में, तो ये आपको तैयार होना चाहिए। अब ये आता है लास्ट टॉपिक, क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस वॉज अकॉर्डेड टू असमीज, मराठी, पाली, प्राकृत एंड बंगाली। ठीक है, अब यहाँ पे एक सवाल आता है, व्हाट आर दी क्लासिकल लैंग्वेज, क्या कंडीशंस हैं, इस पे सवाल बन सकता है। तो मैं बता दूं, इट शुड हैव दी हाई एंटिक्विटी ऑफ अर्लियर टेक्स्ट, 1500 से 2000 साल पुराने वगैरह होने चाहिए इनका कम से कम, तभी तो हम क्लासिकल मानेंगे। इनकी कोई एक बॉडी ऑफ एंशिएंट लिटरेचर होनी चाहिए, मतलब तुम्हारी कोई लिटरेचर है, ऐसा नहीं है कि बिना लिटरेचर के तुम हो। ठीक है, इट शुड बी ओरिजिनल क्रिएशन होनी चाहिए जो भी इनकी लिटरेचर है, और द क्लासिकल लैंग्वेज और लिटरेचर मॉडर्न से डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, एंड ऑल्दो देयर शुड कैन बी द डिसकंटिन्यूटी बिटवीन द क्लासिकल लैंग्वेज एंड इट्स लेटर फॉर्म्स। ठीक है, सबसे पहली क्लासिकल लैंग्वेज कौन थी इंडिया की, एक सवाल है, विच वॉज द फर्स्ट क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, दैट वॉज द तमिल। उसके बाद इसमें ऐड हुई संस्कृत, उसके बाद इसमें ऐड हुई, दो ऐड हो गई, पहली चीज़ थी तेलुगु, दूसरी ऐड हुई कन्नड़, फिर इसमें ऐड हुई मलयालम, क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि पूछ सकते हैं। देन ऐड हुई उड़िया जो 2014 में ऐड हुई, और उसके बाद अभी जो ये लेटेस्ट ऐड हुए हैं। तो अब हमारी टोटल जो क्लासिकल लैंग्वेजेज हैं वो इतनी हैं, कभी भी इस पे सवाल आ सकते हैं, तो ये बहुत अच्छे से तैयार कर लें। इस डॉक्यूमेंट की जो PDF है ये आपको कैसे मिलेगी, ये मुझे पता है आप में से कुछ बच्चों का ये सवाल होगा। तो एक चैनल है टेलीग्राम पे, ये आप देख सकते हैं, ये नीचे देखिएगा, टेलीग्राम UPSC प्रीलिम्स विथ नीलेश, इस चैनल पे जाएं। इस चैनल पे मैं इस PDF को शेयर कर दूंगा, और इसमें जो वैल्यू एडिशन है वो वैल्यू एडिशन कर लीजिए, अदरवाइज आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। इसमें से इस साल कुछ ना कुछ सवाल आपको जरूर मिलेंगे। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है यार, जब आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं ना, और आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, तो हम कई बार क्या करते हैं, हम कुछ भी उठा के पढ़ने लगते हैं, ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक दैट वी डू, डोंट डू दिस मिस्टेक। आपके सामने सबसे अच्छा जो स्कीम को तैयार करने का सोर्स क्या हो सकता है, पहली चीज प्रेसिडेंट स्पीच, दूसरी चीज मिनिस्ट्री की ईयर एंड रिव्यू, तीसरी चीज PIB हो सकती है, चौथी चीज बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे। बस खत्म। अब तुम्हें जब इधर उधर पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो मेन चीजें किन चीजों पे ध्यान देना ये आपको खुद बताएंगे, दैट्स इट। अब इकोनॉमिक सर्वे पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप समरी पढ़ लीजिए। बजट की मैं भी आपके सामने बहुत ही जल्द एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं सारा बजट से रिलेटेड जो भी सवाल है सारी चीजें डिस्कस कर लूंगा। PIB का आपको मंथली कंटेंट ऑलरेडी मिल ही रहा है, हम शॉर्ट नोट्स ऑलरेडी अपने चैनल पर प्रोवाइड कर ही रहे हैं। ईयर एंड रिव्यू का जो कंपाइलेशन है बहुत ही जल्दी हमने ऑलरेडी इसके ज़्यादातर शेयर कर दिए, जो बचे हुए हम शेयर कर देंगे, और इसका कंपाइलेशन भी शेयर करेंगे आपसे। एंड देन द प्रेसिडेंट स्पीच। वीडियो अगर अच्छी लगी हो और आपने कुछ सीखा हो तो यार अपने एक फ्रेंड से ज़रूर शेयर कर देना, एंड चैनल को लाइक करना मत भूलना, एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे बहुत ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट आते रहेंगे ताकि आपकी तैयारी अच्छी होती रहे। थैंक यू वेरी मच।